नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी आपने देखा था कि करारी हार के बाद बहुत खराब नतीजे बीजेपी के स्टैंडर्ड से और मोदी जी के स्टैंडर्ड से बहुत खराब नतीजे बीजेपी के आए। कहां पर 303 सीटें और कहां पर लटक गए जाकर सब लोग 240 सीटों पर। इतना ही नहीं, लोकसभा के चुनाव का नतीजा छोड़ दीजिए, उसके बाद 13 सीटों पर 7 राज्यों में अभी उपचुनाव हुए थे, वहां भी बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई है। 10 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे था। और उसके बाद जो अब दशा यूपी में, महाराष्ट्र में दिख रही है, उससे यह लगता है कि बीजेपी के हाथों से चीजें निकल रही हैं। कोई भी चीज अमित शाह और नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में नहीं है। अब आप देखिए, योगी के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और वहां पर ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके का दबाव योगी पर बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा था कि योगी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ये नड्डा जी या फिर अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से तथाकथित रूप से ऐसा लगता है कि इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इतना दबाव योगी आदित्यनाथ पर डालो कि फिर वो इस्तीफा दे दे। लेकिन इस्तीफे की अभी कोई बात नहीं है, दूर दूर तक। अभी दिल्ली में इस समय केशव प्रसाद मौर्य है, जेपी नड्डा से उनकी मीटिंग चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि वो शायद कुछ नाराज चल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो यूपी में एक घमासान जैसी स्थिति है और वही हालत महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है, जहां पर 2 या ढाई महीने बाद चुनाव है। महाराष्ट्र में अजीत पवार का जो गुट है, उसके आज 4 नेता छोड़ चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो शरद पवार के गुट में शामिल होने वाले हैं। यानी कि यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए बहुत ही खस्ता हालत में है और बीजेपी के अंदर जो सुगबुगाहट है, उससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में चीजें नहीं है। उधर पश्चिम बंगाल में भी आज शुवेंदु अधिकारी का एक बयान आ रहा है कि सबका साथ सबका विकास हमको नहीं चाहिए, हम उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। अब क्या कहेंगे इस सब चीजों पर? इस समय हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता है लेकिन मोदी सरकार के नीति के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपका वैसे मैं कई बार इंटरव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन आज जब मैं इंटरव्यू कर रही हूँ तो बीजेपी की हालत वाकई में आपको क्या खस्ता नजर नहीं आ रही है? चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जो पूरा कंट्रोल है मोदी और शाह के हाथ से निकल रहा है। जी डॉक्टर स्वामी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो बड़े लोकप्रिय थे, खासतौर पर पत्रकारों के साथ, क्योंकि वो उनकी बोलने की भाषाएं अलग प्रकार थी, तो लोग पसंद करते थे, उनके साथ थे। और जब चुनाव हुई थी 2004 में, तब इंडिया शाइनिंग इन्होंने नारा देकर बड़ी बड़ी, और उन्होंने 6 महीने आगे कर दी चुनाव का, यानी और 6 महीने रह सकते थे, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, हम जब जीत रहे हैं तो 5 साल के लिए अभी ले लें, हम अभी पीक में हैं। और बहुत बुरी तरह पिट के 116 सीट्स पर पहुंचे। तो ये समस्या ये है हमारी पार्टी में, क्योंकि अनुशासन एक बहुत बड़ी गुण है सब में, और उसके अनुसार कभी ऐसा हो जाता है कि जो ना काम नहीं कर रहे हैं या वो स्थिति के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और नहीं पूछने वाला होने के कारण या कोई जो पूछेगा उसको निकाल देंगे, और 1-2 मेरे जैसे को अलग कर सकते हैं, निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं भी बाहर चुप नहीं बैठूंगा जैसे अरुण शौरी बैठे या जेठमलानी तो चले गए हैं, तो ये सब निकाले हुए लोग हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बीमारी है कि जो हमारी पार्टी की अनुशासन पर कई चीजें हो जाती हैं, उसका ये परिणाम है। अब नरेंद्र मोदी को कहीं गलतफहमी हो गई कि मैं अकेला ये सारा जिता के लाया हूँ। मैं उस समय, मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी मुझे बहुत टेलीफोन करते थे कि आकर मिलें उनको, क्योंकि उनका जब चीफ मिनिस्टर थे तो आरएसएस उनके बहुत खिलाफ थी,
और तो उन्होंने ये कहा कि आरएसएस सबको अच्छी मानती है, यद्यपि मैं प्रचारक हूँ, परंतु आप तो उनके प्रिय हैं, तो आप इसको कुछ सुधारिए। तो मैं सोचता था उस समय हमारी पार्टी की टुकड़ा नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने जाकर किया। तो मैं छोटी ये बात को इस बात पर ला रहा हूँ कि जो आज हो रहा है मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो ऊपर आए हैं, नहीं जो ऊपर आए हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए आए। अब सत्ता नहीं मिल रही है तो बिखरना स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी मुझे ये बताइए कि जो हालत उत्तर प्रदेश में समय हो रही है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जनता का सामना करना मुश्किल हो रहा है, और यहाँ तक कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जिस तरीके का गुस्सा और रोष है, आपको क्या लगता है कि क्या योगी को हटाए जाना ही एक विकल्प है इस समय, कि योगी के सिर पर ठीकरा फोड़ो? क्या आपको नहीं लगता कि केवल और केवल मोदी जी हार की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और हार का ठीकरा क्या योगी जी पर फोड़ने की तैयारी हो रही है आपके हिसाब से? नहीं, योगी को हटाने की कारण क्या है? जो चुनाव हार गए वो तो चुनाव असेंबली का तो नहीं हारे, वो पार्लियामेंट के हारे। पार्लियामेंट में उनका योगदान बहुत कम था। सारी चीजें तो दिल्ली से अमित शाह और नड्डा और प्रधानमंत्री मिलकर करते थे, बाकी किसी के पास कुछ पता नहीं था। टिकट भी वैसे ही बांधते थे, उन लोगों को देते थे जो हमारी देश से, हमारी पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है। सिनेमा स्टार्स को जो कल आए थे सुंदरीज, उनको उन्होंने टिकट दी। तो इसमें कार्यकर्ता जब घर में बैठ जाएगा, बीजेपी या जनसंघ इन सब पार्टी की एक निशान थी कि इनके कार्यकर्ता जो होते हैं वो यानी मूंगफली छबा के वो काम करते थे, ये ऐसा पार्टी थी। अब वो देख रहे हैं कि हम काम करते हैं, हमारी पसीना निकलती है, परंतु जो कल नहीं थे हमारे साथ, हमारी बुराई कर रहे थे, वो आ गए, वो उनको ऊंचा बैठाए। और मैं ये जरूर मानता हूँ कि मोदी की जो मानसिकता है वो ये है कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी पार्टी में, पद में या पोजीशन में या अपने कार्यकर्ता के स्तर पर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मुझे भी चैलेंज दे सकें, या उसकी पब्लिक में उतनी मान है या उससे थोड़ी कम मान है, परंतु मान बहुत है अन्य लोगों को। उन सबको आपने देखा शुरू से आडवाणी और मुरलीधर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में कहीं जाकर बैठा दिया। और फिर डॉक्टर स्वामी मुझे ये बताइए कि जिस तरीके की बैठकों का दौर चल रहा है इस समय दिल्ली में और अभी यूपी में जो कार्यकारिणी हुई, तो उससे ऐसा देख के लग रहा है कि योगी को हटाने की पूरी तैयारी हो रही है, पूरा उस तरीके की भूमिका बनाने की कोशिश हो रही है। क्या होगा अगर योगी को हटा दिया गया आपके हिसाब से? जी, कुछ नहीं होगा। योगी खुद उसके बनने के बाद, उसकी जय जयकार होने के बाद, दुनिया में उसके नाम अगला प्राइम मिनिस्टर के ये बोलने के बाद, मुझे लगता है उनको वास्तविकता वो भूलने लगे। लोग जिनसे बात करनी चाहिए वो बात नहीं करते थे, वो ज्यादा घमंडी हो गए। और यहाँ तक कि ये एक भगवा पहना हुआ मुख्यमंत्री था, उन्होंने मंदिरों को अपने हाथ में लेने के लिए शुरू कर दी, और मुझे जाना पड़ा इसके लिए। अभी मैंने केस डाला है, मैं उसकी योगी से खुश नहीं है क्या? क्या आप योगी से खुश नहीं है कि जिस तरीके से? खुश का सवाल नहीं है। देखिए, हम उनको बहुत पहले से जानते हैं। उनका गुरु बहुत स्नेह मुझे देते थे। ये उस समय बालक था, तो मैं तो उसको गोरखपुर से जानता हूँ। और जब यहाँ हम पार्लियामेंट में के चुनकर आए थे, उनको कुछ नहीं मिला तो बहुत दुखी थे, तो मुझे रोज टेलीफोन करके बुलाते और चाय पिलाते थे और रोते थे। तो मैं तो उसका बहुत घनिष्ठ रहा हूँ। लेकिन जब वो इस पद में बैठकर दुनिया भर में उसकी प्रचार होने के बाद हमारे देश में लोग आ जाते हैं कि आप ही प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। सारे विदेशियों में, अखबारों में तो उसकी नाम आती थी कि अगला प्राइम मिनिस्टर होंगे।
उसका तो परिणाम तो होगा ही दिल्ली में। तो जिस जिस मंशा का मोदी है, कोई और कहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ और मैं प्राइम मिनिस्टर लायक हूँ, तो फिर उसको वो पार्टी से ही निकाल देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी सवाल जो है वो आप समझना चाहिए, मोदी जो योगी है उसको अकल होना चाहिए था कि ये सब होगा। ये तो देख रहे थे वो कि किस तरीके से इसको हटाया और किस तरीके से उस हटाया, किसको किनारा किया, ये सब उन्होंने देखा। तो उनको समझना चाहिए था कि मेरी भी बारी होगी और उस प्रकार से उन्होंने तैयारी करनी चाहिए थी। तो आप ये कह रहे हैं कि योगी ने उस हिसाब से तैयारी नहीं की। आपके कहने का मतलब ये है कि योगी को पहले से पढ़ लेना चाहिए था कि क्या चीज आने वाली है, उस हिसाब से वो अपने आप को तैयार करते। That's right, correct. लेकिन क्या बीजेपी और योगी ने सोचा था कि इतना बुरा नतीजा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का आएगा? किसी ने सोचा था? मैं सोचा था, मैंने तो कहा कि 230 सीट मिलेंगे, 40 मिल गए। मैं यूपी की बात कर रही हूँ कि 80 सीटों में से जो नतीजा बीजेपी का आया है, आपको लगता है कि इतना खराब नतीजा? उसमें हम कह सकते हैं कि ये पार्लियामेंट का था। योगी से कोई टिकट के लिए कोई किसी ने बात भी नहीं की, उसके लोगों को काट दिया था और ये ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ इसका। तो मैं ये कहता हूं कि लोकसभा में ये जो हुआ परिणाम, उसमें मैं योगी को बहुत कम दोष दूंगा। वो सवाल पार्टी तो ऐसा लग रहा है कि उसने मन बना लिया है, नड्डा जी ने और अमित शाह ने और मोदी जी ने, कि भाई योगी को ही हटाना है, रास्ता साफ हो जाएगा। क्या इस तरीके की प्लानिंग चल रही है पार्टी में? अब कौन हटेगा ये तो आप 6 महीने के बाद मुझसे पूछिए। अभी तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना आसान होगा मोदी का और नड्डा का। नड्डा तो वैसे राजनीति की उसकी इतिहास तो 0 है, तो मैं उसको गिनती में नहीं रखता हूँ। और अमित शाह भी मोदी की मैं क्या कहूँ उसके साथी है, तो इसीलिए उसको भी मैं ज्यादा कीमत नहीं देता हूँ। ये लेकिन आपके हिसाब से सर आपको लगता है कि योगी को हटाना इतना आसान होगा मोदी और अमित शाह और नड्डा जी के लिए? उनके लिए बहुत आसान होगा ये 5 मिनट, क्योंकि जो लोग आए हैं पार्टी के पद में बैठे हैं, ये सब कोई चुनाव से नहीं आए हमारी पार्टी के अंदर से। जो चुनाव होते हैं आदत से तो चुनाव होते थे, ये सब मनोनीत लोग हैं। मनोनीत लोग सब जो मोदी कहेगा वही करेंगे, और ये उनको कहेंगे ये गंदा आदमी है तो वो कहेंगे ये गंदा आदमी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आदित्यनाथ है, इनका तो हमारी जनसंघ से तो कोई रिश्ता नहीं है। ये तो इस 2014 के इलेक्शन में आए, नहीं तो अपने आप अलग लड़कर उस इलाका में वो जीतते थे। हमारे साथ आकर मुख्यमंत्री बने, ये किसी की अपेक्षा भी नहीं थी, कोई सोचता भी नहीं था। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, अगर मान लीजिए आपने कहा कि योगी को हटाना इनके लिए बहुत आसान है, वो हटा सकते हैं, योगी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने ये भी कहा, लेकिन योगी किस तरह से रिएक्ट करेंगे? क्या योगी इतनी आसानी से उनको हटा दिया जाएगा और वो चुपचाप बैठ जाएंगे? क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में वो क्या करेंगे? कि मैं पूछना चाहता हूँ, पार्टी की कोई भी नहीं सामने आएगा, क्योंकि सारे मनोनीत लोग हैं, कोई भी नहीं आएगा। और जो बाहर हैं वो कहेंगे कि जब आप गद्दी में बैठे थे आपने तो हमारी लापरवाही की, तो अब क्या हमारे पास आए हैं आप? मैं तो नहीं समझ, उनको तो घर जाना पड़ेगा या आश्रम जाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि योगी को अपने आश्रम वापस जाना पड़ेगा? यदि पार्टी उनको, यानी मोदी और अमित शाह दोनों लोग मिलकर इनको हटाते हैं, उनको और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग उनको कल तक जी हजूर पांव छूते थे, वो उनको हेलो भी नहीं कहेंगे। नहीं, तो इसका तो मतलब डॉक्टर स्वामी ये हो गया कि अगर योगी की कोई गलती नहीं है, फिर भी अगर योगी को हटाने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर काफी चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, तो फिर किस तरीके से पार्टी चला रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये जानते हुए कि इतना शर्मनाक नतीजा आया और उसके बावजूद अगर इस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं,
तो ये कितने दिन पार्टी ऐसे चलेगी और क्या मुंह दिखाएंगे ये दोनों कार्यकर्ताओं को? वो तो मैं रोज रोज कहता हूँ, अभी पत्रकार लोग बिल्कुल एक दो को छोड़कर, हम लोगों को छोड़कर सब चमचागिरी करते थे, मैं तो जानता हूँ। और जब ये सख्त कार्रवाई करने लगे हैं तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी का मोदी की पत्रकार से बात करने की जरूरत ही नहीं है। कोई एक चौथी क्लास पास वाला उसको एक ऑफिसर बना दिया, वो जाकर सब जगह धमकी देता है कि तुमने ये कैसा छाप दिया, तुमने स्वामी का फोटो कैसा लगा दिया, या उनकी बयान को कैसे छाप दिया। इस प्रकार से उन्होंने सारे अखबारों को जाकर कहा है। और जो अखबार हमें बहुत मानती है वो भी कहते हैं कि भाई हमारी तो सारी जो एडवर्टाइजमेंट मिलती है सबको बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको आपकी जो न्यूज है उसको छापते हैं। नहीं डॉक्टर स्वामी, लेकिन जो सवाल है मेरा वो आपसे यही है कि अगर यूपी में इतनी शर्मनाक हार के बाद अगर पार्टी अभी भी मोदी जी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेगी तो पार्टी इस तरह से कब तक चलती रहेगी? और क्या डिमांड नहीं उठेगा कि भाई योगी जी को हटाया जा रहा है तो मोदी जी से भी तो सवाल पूछे जाए? मोदी गारंटी को पूरा चुनाव लड़ा गया जी। पार्टी का परिभाषा पहले आप करना चाहिए। पार्टी में कोई मनोनीत, सब मनोनीत है, मोदी करता है, अमित शाह उसको उसके कार्यान्वित करते हैं। इसमें कोई मेरी कोई चुनाव तो होता नहीं है। कोई अच्छा है उसको बड़ी सपोर्ट मिल रही है पब्लिक में, उसको और दूर करते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आज जो आप कह रही हो जो ढांचा बनी है उसमें कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये है कि आरएसएस कह दें कि भाई हम तुम ये करो वरना हम दूसरा पार्टी बना देंगे। हम तो कई पार्टी बनाई है, जनसंघ बनाई है, जनता पार्टी बनाई है, भारतीय जनता पार्टी बनाई है, हम और एक पार्टी बना देंगे और जो अच्छे लोग हैं वो आ सकेंगे। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो खुश नजर नहीं आते और मोदी और शाह अगर उनकी आरएसएस की बात नहीं सुनते हैं तो आरएसएस एक दूसरी बीजेपी बना सकता है? बना तो सकता है, बनाएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि हम तो उनके बीच, हम तो यानी आरएसएस के काडर में से तो आए नहीं ना। हम आरएसएस के साथी हैं, प्रेमी हैं, ये सब कह सकते हैं, परंतु इतना मैं जानता हूं कि वो भी दुखी हैं। और नड्डा ने क्या कह दिया, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता कि कोई बीजेपी में रहकर नड्डा जैसे व्यक्ति, वो जो पार्टी का प्रेसिडेंट है, अब तो मिनिस्टर भी है, पार्टी का प्रेसिडेंट भी है, तो वो कह रहा है कि आरएसएस का क्या जरूरत है, वाजपेयी के लिए जरूरत थी, हमारे लिए जरूरत नहीं है। ये कोई बात है? डॉक्टर स्वामी बहुत क्लियर है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। चाहे मोहन भागवत का कमेंट हो, चाहे रतन शारदा का लेख हो, उसके बाद इंद्रेश कुमार ने भी बोला, उसके बाद ऑर्गेनाइजर में छपा, ऑर्गेनाइजर के बाद जो महाराष्ट्र में जो उनकी वीकली मैगजीन है भी विवेक, उसमें भी बोला गया है कि जो विचारधारा के आधार पर जिस तरीके का अलायंस होना चाहिए वो नहीं हुआ। एनसीपी के खिलाफ थे कि भाई नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एनसीपी के साथ गठबंधन बनाया गया। तो आरएसएस इस समय क्या करेगा? जो आपने एक बड़ी बात कही कि भाई अगर आरएसएस चाहे तो वो एक अपनी अलग पार्टी, अलग बीजेपी बना सकता है, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अमित शाह उनकी सुनते नहीं, ऐसा लग रहा है मोदी जी आरएसएस की सुनते नहीं है, तो जब ऐसे में नहीं सुनेंगे तो आरएसएस के पास क्या विकल्प बचेगा? क्या वो हार कर, थक कर, क्या वो एक अलग बीजेपी नहीं बना लेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल। ये तो जब महाभारत में भी जो 5 पांडव को यही आपस में यही पहले बात चल रही थी, हम क्या कर सकते हैं, उसने सारी राजधानी अपनी हड़प कर ली है, हम क्या करेंगे। तब कृष्ण भगवान ने बताया कि जो तुम्हारी निष्ठा है और जो तुम्हारी जो कर्म है इस पर डिपेंड करेगा, और समझाने के बाद वो लड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि आरएसएस को कुछ ऐसा दिलचस्पी नहीं है कि भाई हम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे कोई उनमें ऐसे कोई सोचता नहीं है। और यदि वो चले जाएं तो बूथ में कोई नहीं मिलेगा आपको। जो ये पैसा देकर करेंगे वो दोनों तरफ से पैसा लेकर के फैसला करेंगे, कोई नहीं इनके लिए काम करेगा।
तो ये तो नहीं हो सकती है। और दूसरा है, मैं एक चीज बताने चाहता हूँ, जो हमारे अखबारों के, मुझे शर्म आता है कि उसको अखबार कहना, वो जो ना छाप रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी गिरावट मोदी की हुई है, कभी किसी पार्टी, किसी प्रधानमंत्री की अभी तक नहीं हुई। जितना ऊपर चढ़े उतना ही वो नीचे गिरे हैं। और यहाँ तक कि उसको जाकर पुतिन का पांव पकड़ना पड़ा, और पुतिन तो चाइना का पांव पकड़ता है, और चाइना ने हमारी जमीन, यानी 4000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने जमीन ले ली। हाँ डॉक्टर स्वामी, ये बात तो हम लोगों ने कई बार करी है इस चीज को लेकर, तो मैं चाहूंगी नहीं कि चाइना वाली बात हम फिर से करें। हम हर इंटरव्यू में ये बात आती है कि मोदी ने इस चीज पर काम किया ही नहीं, सुध ही नहीं लिया कि चाइना ने क्यों हमारी जमीन हड़प ली। लेकिन अब मैं नहीं कर्तव्य है। हाँ डॉक्टर स्वामी, मैं आज के इंटरव्यू को उन्हीं बातों पर रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ जो कि अभी हो रहा है, करंट जो भी चीजें अभी बीजेपी के अंदर चल रही है, मैं उस पर ये इंटरव्यू को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने सॉरी आपको रोका। लेकिन मेरा जो सवाल है कि अब जो अध्यक्ष पद को भी लेकर जो एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी में आपको लगता है कि कुछ ठनाठनी चल रही है, अध्यक्ष अभी कौन बनेगा? नड्डा का टेन्योर तो 30 जून को ही खत्म होना था, लेकिन अभी भी नड्डा जी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी ये बात आ रही है कि शायद वर्किंग प्रेसिडेंट विनोद तावड़े को बना दिया जाए। तमाम नाम इस समय इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या उसको लेकर भी आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ टनाटनी चल रही है? मैं आरएसएस की जगह में होता तो मैं सोचता हूँ कि अध्यक्ष बनने से क्या फायदा है? कौन खड़ा हो जाएगा? वहां खड़ा होगा तो उसको अकेला कर देंगे, या वो क्या, या आईटी सेल ऐसा कुछ है गुंडे बदमाशों का, वो कहीं उनको पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यालय के अंदर ही उनको पीट देंगे। या क्या तुम्हें हिम्मत हुई कि अध्यक्ष बन गए तो सब कुछ बन गए? ऐसा कुछ है। यानी मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस के लिए ये कोई रास्ता नहीं है कि हम इसको बना देंगे उसको बना देंगे, इससे होगा नहीं। हमने वास्तव में, हम सब लोगों ने गलती की कि ये समझे नहीं कि मोदी को जब हम लीडर बना रहे हैं तो उनमें कोई अंकुश लगने के लिए कोई कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी हमें, क्या नहीं? करना चाहिए था, आरएसएस को बीजेपी पर अंकुश लगाना चाहिए था। आरएसएस क्यों? हमारी पार्टी में जो भी थे, अडवाणी थे, हमारी जो पूर्व अध्यक्ष थे वो थे, सब लोग। मोदी जी ने किसी को बोलने लायक छोड़ा कहाँ था? कौन बोलता? अडवाणी जी को तो किनारे कर दिया था। ये लोग नहीं, ये सब इकट्ठे हो जाते तो मोदी कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि एक अकेला जब उनको इधर उधर किया तो कोई बोला ही नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि ये समस्या है जो हम इतिहास में तो बहुत पढ़ते हैं, ऐसे हर एक देश में हुआ है। मैं आज ये कहता हूं कि आरएसएस को कहना कि तुम करो, आरएसएस का तो काम ये नहीं था। आरएसएस जब बनी और उनके ऊपर झूठा आरोप लगा कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी, ये कर दी, तब आरएसएस ने देखा कोई पार्लियामेंट में कोई हमारे लिए बोलता ही नहीं है, क्योंकि हमारे कोई नुमाइंदा ही नहीं है। तब उन्होंने तय किया कि जनसंघ बनाएंगे, और वो इतना ही करेंगे कि जनसंघ को लोगों को जिताएंगे और वो जाकर हमारे लिए बोलेंगे, और क्या करते हैं, कौन सी पॉलिसी, ये सब हम चिंता नहीं करेंगे। अब सडनली कहते हैं आप आरएसएस को कि तुम बीजेपी को भी चलाओ, ये कैसा हो सकता है? नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि अब मोदी पर अंकुश कौन लगाएगा? पहले बात तो ये है कि मोदी को कंट्रोल कौन करेगा, और अध्यक्ष भी नहीं, मोदी जी का ही चुना हुआ व्यक्ति या अमित शाह का ही चुना हुआ व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो पार्टी तो फिर जैसे चल रही थी 10 सालों से वैसे ही चलेगी। कौन बन सकता है अध्यक्ष? 10 साल से जैसे गिरी है वैसा और गिरेगी, चलेगी नहीं। ये तो आप कोई मानता नहीं है। देखो, मैं भी घूमता हूँ, इतना दौरा करता हूँ सारे देश में, हमारी लेक्चर्स होते हैं। कल भी मैं गुजरात में था और आज मैं दोबारा कल मैं पंजाब जा रहा हूँ। तो हम सब जगह देखते हैं कि पब्लिक आकर कहती है कि हम कैसे सपोर्ट करेंगे। जो लोकल आदमी जो 10 बार जेल गया उसको आपने हमारे एरिया का अध्यक्ष बना दिया।
सब मनोनीत, कोई एक भी इलेक्शन नहीं हुआ, कोई पूछ भी नहीं, किसी को पूछा भी नहीं। कौन पूछा? कोई पार्लियामेंट का यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कोई चल रही है? नहीं चल रही है। हर व्यक्ति को मनोनीत करने का जो पैटर्न है उसका असर तो अब कहीं ना कहीं राज्यों की बीजेपी यूनिट पर भी दिखेगा ना। अब अगर शुभेंदु अधिकारी ये बोलने लगे हैं कि सबका साथ सबका विकास में नहीं मानूंगा, जो मेरी मदद करेगा मैं उसी की मदद करूंगा, तो ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। ये इसका मतलब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है आपके हिसाब से? क्या शो करता है कि पार्टी में क्या हो रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही कहूंगा। पार्टी की कितने पार्टी इस तरीके से खत्म हुए हैं, जो अपने मनमानी करके पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि राज्यों की आप देखिए पब्लिक इस बार जिस तरीके से हराया हम लोगों को, यानी कोई विपक्ष ना होने के बाद भी पब्लिक ने चुन चुन करके जगह जगह में हम लोगों को हरा कर इस पंच में पहुंचा दिया कि हम मेजॉरिटी नहीं है, दूसरों की भीख मांग कर हम आज सरकार चला रहे हैं। तो आगे इसी प्रकार से चलेगी तो फिर हमें 240 भी नहीं मिलेगी, हमें हो सकता है 24 मिलेगी, दैट्स ऑल। तो मैं ये कहता हूँ ये बात आपकी तो सही है कि भाई एक विनाश की एक रास्ते में हम जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता, मैं कहीं नहीं हूँ पार्टी में, मैं किसी फोरम में नहीं हूँ, और जो भी मैं कर रहा हूँ मैं अपने बल पर कर रहा हूँ और पब्लिक अपने आप। नहीं, आपने कहा कि पार्टी विनाश के रास्ते पे है, आपने ये भी कहा कि भीख मांगकर मोदी जी सरकार चला रहे, हालत ये हो गई है बीजेपी की। लेकिन अगर चीजें नहीं संभाली गई तो जो राज्यों की यूनिट है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर पश्चिम बंगाल हो, जहां पर पाई पाई करके बीजेपी को खड़ा किया गया है, क्या बीजेपी में भगदड़ मचेगी? क्या बीजेपी अब राज्यों में खत्म हो जाएगी? अगर इसी तरीके से मनोनीत कर करके लोगों को चलाते रहेंगे तो किसी का कंट्रोल रह ही नहीं जाएगा बीजेपी में। भगदौड़ की सवाल ही नहीं है, चुनाव हार जाओगे और कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी। कोई जो मेंबर्स बनते हैं पब्लिक से वो वापस यानी फाड़ के चले जाएंगे तो अपनी मेंबरशिप को। तो फिर हम वही राम राज्य परिषद जो एक पार्टी थी वैसे हो जाएंगे। एक 1952-53 में राम राज्य परिषद एक पार्टी थी, वो भी इसी गवर्नमेंट में आकर खत्म हो गए। और मैं तो कहता हूँ कि और भी पार्टीज के नाम मैं ले सकता हूँ जो खत्म हो गए। कम्युनिस्टों का क्या हाल हुआ है आज? कहीं भी नहीं है, हमें दूरबीन से देखना पड़ता है। लेकिन अपने ही हाथों से पार्टी का विनाश क्यों करने में लगे हुए हैं मोदी जी और अमित शाह? क्या उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है? नहीं समझ आया, रावण को समझ में नहीं आई तो रावण को तो पता होना चाहिए, ज्ञानी था, ये अनपढ़ नहीं था जैसे हमारे लोग आजकल हैं। मैं तो कहता हूँ रावण जैसे ज्ञानी तो था ही नहीं, परंतु अहंकार जब आ जाती है तो विनाश काले तो उसी समय से शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं तो विनाश करना ही पार्टी का अब ऐसा लग रहा है कि मुख्य उद्देश्य हो गया है क्या अमित शाह का? मैं तो कहता हूँ आप जैसे पत्रकार हो या बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हो, चाइना ने 4000 किलोमीटर हमारे स्क्वायर किलोमीटर हमारी हड़प कर ली, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। और कितना मैं बोलता हूं तब भी नहीं बोलते हैं, कोई खंडन भी नहीं करता है। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाली और राजनाथ, जिसको मैं बहुत मानता हूं, बहुत शरीफ है, अच्छे आदमी है, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर उनके पास बड़ा नहीं है। हाँ, नहीं सर, अब ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती, मोदी जी इस पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगी कि अभी आपने देखा, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपने कहा कि ये पार्टी का विनाश करने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लोग अब बिल्कुल कमिटेड है कि विनाश के रास्ते पर चल चुके हैं और बीजेपी पता नहीं एक छोटी मोटी पार्टी बनकर रह जाएगी। लेकिन अब बीजेपी के पास एजेंडा क्या बचा है? क्योंकि हिंदुओं की जो राजनीति बीजेपी करती थी वो भी हाथ से निकल गई। आपने देखा अभी क्या हुआ, अयोध्या पूरी तरह हारे, बद्रीनाथ भी हार गए। आपको क्या लग रहा है कि बद्रीनाथ क्यों हारे?
बीजेपी जो बद्रीनाथ जो हारे उनका निष्ठा ठीक नहीं थी, पब्लिक ने समझ लिया और इसलिए उनको हरा दिया। कल ऐसे भी लोग हैं हमारी पार्टी में जिनको ये सौंपा जाएगा ये पार्टी को चलाने के लिए, तो फिर लोग आ जाएंगे। ये पहले भी देखिए, जब वाजपेयी ने जो इधर उधर बोलने लगे तो पब्लिक छोड़ दी। जब मोदी आया तो हम लोगों ने जो हवा बनाई उसमें लोग फिर आ गए और प्रसन्न हुए, हमें वोट भी दिया। अब कहते हैं कि इन्होंने धोखा दे दिया, अब साधु संत हमारे खिलाफ हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे ही आ रही थी कि अब जब हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल रहा है, साधु संत समाज अगर नाराज हो गया। अब आप देखिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो यही कहा ना कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ आपने विश्वासघात किया, और विश्वासघात करना, जो भी विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं है। वो बात बहुत लोगों को बीजेपी के लोगों तिलमिला उठे कि जो बात शंकराचार्य ने कही। आपको लगता है कि शंकराचार्य ने जो बात कही वो गलत है? मैं कैसे कह सकता हूँ, वो शंकराचार्य हैं। और जो सवाल आपने पूछा, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम किसी के साथ नहीं हो। अब उद्धव ठाकरे ने कौन सी गलत बात की थी? वो उभर रहा था तो उस डर में उन्होंने पार्टी को तोड़ दी और अपने पार्टी चलाई उसमें। और यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ, छोटी सी बात है आपके लिए, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मंदिरों को जिस तरीके से इन्होंने हड़प किया है, हमारे संविधान में लिखा है, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि मंदिरों को मुक्त करेंगे। अब देख रहे हैं कि आदित्यनाथ, उसने भी मंदिर लेने अपने हाथ में लेने तो शुरू कर दी, और मैं उसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर केस डाल रहा हूँ। तो स्वामी, लेकिन मंदिरों के नाम पर हो क्या रहा है आप ये भी तो देखिए। अभी शंकराचार्य ने केदारनाथ, सर एक सेकेंड, केदारनाथ में सोना घोटाले का आरोप लगाया है शंकराचार्य ने कि देखिए वहां पर घोटाला हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई, और अब एक और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है। उनकी आपत्ति इस चीज पर थी। ये कब की बात है? सर ये अभी परसों, अभी 2 दिन पहले उनका कहना परसों है। मैं उस समय बोला जब दिल्ली से आदेश गया कि सारे 102 मंदिर हैं जो हैं उसकी राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, और जो सोना है वो सब चीफ मिनिस्टर के हाथ में देना चाहिए। उसके लिए मैं कोर्ट में गया, आर्ग्यू किया, जीता, ये वापस गई। अब उस तक तो सोना को कौन वापस लाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस समय भी पत्रकार भी, मैंने बहुत पत्रकारों से कहा कि इस पर रुको, इसमें कौन पड़ेगा। अब ये मैं कहता हूं कि आज ये सवाल मुझसे पूछते हो, मैं तो कहता हूं कि पंढरपुर में जो कृष्णा और रुक्मिणी का जो मंदिर है उसमें से कहाँ क्या नहीं किया। वो फडणवीस वो जाकर पूजा करने लगा जैसे वो पुजारी है। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारी जो गिरावट है, ये जो भ्रष्टाचार जो आई है, वही है हमारी नुकसान करने वाली बात। इसमें रोने से कुछ नहीं है, करना है तो संपूर्ण रूप से बदलना है। नहीं तो डॉक्टर स्वामी, आपको लगता है कि जो हिंदुत्व का नैरेटिव था वो भी बीजेपी के हाथों से निकल चुका है? क्योंकि अब तो लोग यही कहेंगे तो है तो ना, आज भी है। आप खड़े हो जाएंगे, विश्वास का पैदा हो जाएगी तो सब आ जाएंगे दोबारा, कहीं भी जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, सारा देश में घूम रहा हूँ, सब लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने किया, आपने यहाँ बोला, वहाँ इस केस में जीता, उस केस में जीता, मैंने क्यों कर रहे हैं ये सब लोग, आपको कुछ नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान इनको ठीक करें तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान से कहूँगा कि आपकी मर्जी। अब केदारनाथ में भी उपचुनाव होना है, अयोध्या बीजेपी हार गई, बद्रीनाथ हार गई, अब केदारनाथ में भी जिस तरीके के आरोप आ रहे हैं सामने कि वहां पर सोना घोटाले का आरोप आ रहा है,
उसके बाद शंकराचार्य जी ने खुद इस चीज को कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच भी वहां पर सरकार नहीं कराना चाह रही है। न राज्य सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई वहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है। क्या मोदी जी बुलाकर नहीं पूछ सकते? मोदी जी कहते हैं तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के छत्र छाया में कितना बड़ा घोटाला पनप रहा है धर्म की आड़ में, इसमें क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी? मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, आप पत्रकारों को पूछना चाहिए, उससे आप डरते हैं, मैं जानता हूँ। क्या हो रहा है आपके हिसाब से, क्या हो रहा है केदारनाथ में? मैं क्यों जानूं उसमें, मैं तो पहले से ही जानता हूं कि वहाँ सारे जो उस समय, मैं अब 3-4 साल की पहले की बात कर रहा हूं, जब मैंने कोर्ट में जाकर छुड़वाया, तब सारे जो जेवर थे, सोना था, सब चीफ मिनिस्टर के हाथ में चले गई थी। अब कहाँ है, किसने लिया है, कैसा गया है, दुबई में कितना गया, ये मैं बोलते रहूंगा तो कहेंगे अपनी पार्टी को ये नुकसान कर रहा है, यही कहेंगे आप लोग। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि केदारनाथ का सोना सारा अब चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। वो तो कहेंगे कि मंदिर की जो ट्रस्ट बनाई थी, जो ट्रस्ट का चेयरमैन हाथ में नहीं है, चीफ मिनिस्टर एक चपड़ासी है इसमें। मैं नहीं कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने पॉकेट में डाल ली, किसी ने ऐसा कहा होगा जो चीफ मिनिस्टर समझता है मैं ना कहूंगा तो मुझे निकाल देंगे। तो वो एक ही जगह जा रहा है। नहीं तो आपके हिसाब से इसकी जांच के आदेश मोदी जी चाहे तो दे सकते हैं ना, क्यों नहीं देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैंने तो समय ही लिख दिया, अब मैं क्या जानूं, मैंने उनको लिखा था उस समय। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच के आदेश क्यों नहीं देंगे वो? आप जैसे भोले लोग मान लेते हैं और फिर उनके लिए अच्छा लिखते हैं। कोई किसी ने आज एक अखबार ने किसी एक मंदिर को लेकर के स्टडी करके छापा कुछ नहीं, क्योंकि सब सेक्युलर हैं और उस नाम पर वो भाग जाएंगे। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी घोटाला हुआ है। मैं पंढरपुर के लिए मैं बॉम्बे के हाई कोर्ट में मैं बहस कर रहा हूं और वहां के जो सरकार के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, वो बगल में बैठकर रो रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमें भी दुख है, परंतु हमारे नौकरी चली जाएगी। ये हाल हो गए आज में। ये तो सिर्फ दिल्ली का नहीं है, उसका सारा नीचे आ गया है। नहीं, लेकिन सर बीजेपी और आरएसएस, कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, आरएसएस, ये लोग सब मिलके ये दिखाते हैं कि भाई हिंदू के सबसे बड़े पैरोकार हैं। अभी राहुल गांधी ने भी जब संसद में ये बोला था कि भाई हिंदुओं का मतलब बीजेपी और आरएसएस नहीं है, तो फिर राहुल गांधी पे सब चढ़ बैठे थे, राहुल गांधी पर अटैक करने लगे। आप राहुल गांधी के बारे में बात करिए, उसका नागरिकता कौन सा है? मेरे पास दस्तावेज है कि वो ब्रिटिश है। मैंने अमित शाह को दिया, आज तक वो कार्रवाई नहीं करते क्योंकि समझते हैं इससे हम ब्लैकमेल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर स्वामी ये बताइए, मैं तो हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी का नाम मत लीजिए, वो इस देश में नहीं डॉक्टर स्वामी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि क्या धर्म की आड़ में और हिंदुत्व की आड़ में क्या बहुत सारे गलत सलत काम कर रहे हैं? ये सरकार क्या गलत सलत काम कर रही है? अब केदारनाथ मंदिर के संदर्भ में मैं पूछ रही हूँ, कर रहे हैं जो जंगीज खान ने किया, या ये जो बाहर से आए थे लूट कर गए थे, वही काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। उनको कौन पूछने वाला था हिंदू? आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार चंगेज खान की सरकार है एक तरीके से? नहीं, इसमें जहां तक लूटने की बात होती है, उसमें उन्होंने उनको तो आखिर में चुनाव लड़ना होता है, जंगीज खान को चुनाव नहीं लड़ना था। परंतु आखिर में देखिए, हमारे पब्लिक को आप ये शांत होती है, पेशेंस बहुत होती है, परंतु आखिर में जब मारना है तो उन्होंने इंदिरा गांधी को सिखा दिया, और जो उन्होंने सीखा नहीं उनको भी सिखा रहे हैं आजकल। तो मैं ये कहता हूं कि निराश मत होइए, ये हिंदुस्तान का जो भूमि है वो किसी ना किसी रास्ते से ठीक हो जाएगी। जैसे इमरजेंसी में लोग मुझे यही पूछते थे क्या होने वाला है, कभी नहीं आप उठ सकते हैं, सारा दुनिया में ये डिक्टेटरशिप चल रही है, तुम काय को अपना बर्बाद कर रहे हो अपना करियर, अमेरिका चले जाओ वापस। ये इस प्रकार से लोग निराश होते थे, परंतु आखिर में एक विश्वास था कि इस देश आखिर में एक भगवान की भूमि है,
और अपने आप ठीक होगा, और ठीक हो गया। इंदिरा गांधी को हरा दिया एक एक जगह में। कांग्रेस का तो सफाई। और आज राहुल गांधी कुछ बोलेगा तो उसको क्या अधिकार है? कम से कम कहना चाहिए इंदिरा गांधी ने गलत किया, वो भी नहीं कह सकते हैं। उसका नागरिकता के बारे सच में, वो तो अमित शाह के पास पड़ा हुआ है, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं इससे। मैं कहता हूँ मेरे डॉक्टर स्वामी, क्या आप 100% श्योर हैं कि अमित शाह के पास जो दस्तावेज आपने दिए हैं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, अमित शाह उनको राहुल गांधी को ब्लैकमेल करते हैं उससे? और क्या, क्योंकि जब राजनाथ थे होम मिनिस्टर, उन्होंने नोटिस दिया था उनको और कहा कि कारण बताओ, नहीं तो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है और सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है, उसके अनुसार आप किसी और देश का नागरिकता स्वीकार करोगे तो अपनी देश की नागरिकता ऑटोमेटिकली गया। अब कोई नहीं बोलता, सब राहुल गांधी राहुल गांधी। नहीं तो आपने कभी पूछा नहीं अमित शाह से राहुल गांधी आने से? नहीं सर, आपने कभी पूछा नहीं अमित शाह से कि क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया? मैं क्यों पूछूं उससे? मैं उसकी सारा इतिहास जानता हूं, उसको पूछने से कोई फायदा नहीं। जो कुकर्म उन्होंने किए हैं वो तो मैंने बात बोलता नहीं हूं, परंतु उसको रखते हुए मैं चाहता हूं, इससे तो मैं बात नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसे कुकर्म किए कि आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते? नहीं, बात करनी चाहता। पर क्या है सर, कुछ तो आइडिया देंगे जनहित में कुछ जारी करिए ना। हम लोग भी थोड़ा जांच करिए, जाकर गुजरात में बैठ के पूछिए। मुझे मत बताइए, मेरे पास तो दस्तावेज तो है ही, परंतु मैं इसका, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। ये सारे ऑपोजिशन में बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? सर डॉक्टर स्वामी, आपने कहा कि अमित शाह के खिलाफ भी दस्तावेज हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास है। लेकिन रिलेटेड टू व्हाट? I cannot tell you. This is not my job. मैं बीजेपी का मेंबर हूँ, उसका सर्वनाश नहीं करने चाहता हूँ। कहीं इधर उधर रिपेयर करने के लिए मुझे मौका देंगे तो मैं कर दूंगा, पर विनाश नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन ये वो दस्तावेज है जो वाकई में अमित शाह आपसे घबराते होंगे फिर, इसका मतलब? नहीं, घबराए नहीं। मेरे पास क्या है, मैं तो वो जो क्या कहते हैं ना, वो जो ब्राह्मण है जो जंगल में घूमते रहता है, वैसा ब्राह्मण हूँ। डॉक्टर स्वामी, एक चीज और भी है, जो अभी अनंत अंबानी की शादी हुई, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, उसमें नरेंद्र मोदी गए थे, तमाम फिल्मी सितारे गए, ठीक है, सब लोगों को इनवाइट किया। लेकिन जो एक पिक्चर वहां पर स्टैंड आउट कर रही थी, वो थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जो बैठे हुए थे, शंकराचार्य बैठे थे और मोदी जी आए, उन्होंने उनका पैर छुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये वही शंकराचार्य हैं जिनकी बात मोदी जी ने सुनी नहीं। ये कहते रह गए कि अधिनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा मत करो, लेकिन मोदी जी ने बात सुनी नहीं। तो क्या कहेंगे उस तस्वीर को देखकर, जब आज मोदी को विवश होकर शंकराचार्य के पैर छूने पड़े? पैर तो छू सकते हैं, और ये कर्तव्य है साधु संतों का कि आशीर्वाद देने का। वो भी जानते हैं, ये साधु संत जानते हैं, आखिर में भगवान फैसला करेगा। जो कर्म विधि है उससे कोई बच नहीं सकता। तो इसीलिए उनको क्यों दोष देना चाहिए साधु संतों को कि इन्होंने आकर तुम्हारा पाँव छुआ और आपने उनको आशीर्वाद दिया। उनको पता है कि ये आखिर में भगवान तय करेगा। मेरा काम है सबको आशीर्वाद देने का, किसी को वो बुरा नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ वो ना बिल्कुल ठीक किया। लेकिन डॉक्टर स्वामी, अब मुझे ये बताइए कि अब जिस तरीके से भी आने वाले राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, झारखंड में है, अगर इस तरीके की इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट अगर किया जा रहा है हर राज्य में, बीजेपी के जो स्टेट यूनिट्स हैं अगर खुश नहीं है, तो इन राज्यों में फिर चुनाव कैसे होगा? होगा ना, चुनाव तो होना ही है। और यदि ये चुनाव रखना बंद कर देंगे तो दुनिया का सारी ताकतें लगकर यहाँ घुस जाएंगे। कई ऐसे देश हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र ना हो। चाइना नहीं चाहता है, रशिया नहीं चाहता है, पाकिस्तान नहीं चाहता है, ईरान, सब बगल में हैं। तो हम लोकतंत्र नहीं होंगे तो कौन हमारे लिए आएगा?
और बेचारा वो यूक्रेन का देखो क्या हाल हो रहा है, अमेरिका नहीं होता तो अभी तक वो खत्म ही हो जाते। इसीलिए मैं कहता हूँ, और अमेरिका जो थकी हुई है, कितना जाएगी, यहाँ इंडिया तो आ नहीं सकती, बहुत दूर है। हमारे पास इतने लोग हैं, हमारी सेना खड़े होकर करें, पर सेना का अधिकारी आपको गलत रास्ते बता रहे हैं तो क्या करेंगे वो बेचारे। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी आप ये बताइए कि जो आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और पिछले 4 जून को नतीजे आए थे, आज तो ऑलमोस्ट 16-17 जुलाई हो चुका है। इतने दिनों में लगातार चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं, उनको पैकेज चाहिए, उनको स्पेशल स्टेटस चाहिए, अभी भी उनकी बजट के पहले भी उनकी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि नायडू कितना दबाव बना पाएंगे और मोदी कितना दबाव झेल पाएंगे? देखो, मैं नायडू को बहुत सालों से जानता हूँ। जब उनके ससुराल में एनटी रामाराव थे तब से जानता हूँ। हाँ, बहुत होशियार आदमी है और 15 साल वो भुगत के आया है, यानी 15 साल वो कहीं नहीं था। अब उसको वो जानता है कि वो चले जाएंगे और वो नीतीश भी चले जाएगा तो ये सरकार गिर जाएगी, और वो किसी तरीके से सरकार रहनी है, ये तो मोदी की मंशा है। तो वो क्यों नहीं चूसते जाएं, और एक दिन छोड़ना है तो तब उस समय तो हम बिल्कुल भूखमरी में मर जाएंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि जितना नीतीश और नायडू जितना मोदी जी को और अमित शाह से जितना अपना हित चूस सकते हैं चूसेंगे, और उसके बाद फिर मोदी जी का हाथ छोड़ देंगे? बिल्कुल 100%। क्या ये कब तक होगा सर? मतलब कब तक हाथ छोड़ेंगे ये बताइए। आपके ध्यान में कोई तो एक डेडलाइन होगी कि नहीं, डेडलाइन तो मेरे पास है, परंतु ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मैं बोलूंगा और वो टिकेगा। मैं ज्यादातर 99% जो अभी तक मैंने भविष्यवाणी की है सही निकली है। जैसे मैंने 230 सीट्स कहा था, 240 सीट मिली, और उस समय लोग 300-400 की बात कर रहे थे। तो मैं अध्ययन करके ही कहूंगा, परंतु आज की परिस्थिति में मैं पक्का नहीं कह सकता। परंतु इतना जरूर है, मैं समझता हूं कि हमें सरकार नहीं बनाना चाहिए था, विपक्ष में बैठकर दिखाना चाहिए था, और 1 साल से ज्यादा नहीं चलती और फिर दोबारा चुनाव होंगे तो लोग बड़ी बहुमत से हमें दोबारा वापस लाते हैं। परंतु ये सब पता नहीं क्या डर थी कि भाई कोई और आएगा तो दस्तावेज बड़े निकल जाएंगे, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पर यह जो भी है, किसी इसको पकड़ो उसको पकड़ो, कौन नहीं जानता है कि ये जो 2 लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं दूसरे पार्टी से, उनका भविष्य सब जानते हैं, उनकी जो पुरानी इतिहास है सब जानते हैं। कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, अभी जब हरियाणा में अमित शाह थे तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं और पाई पाई पर नजर रखता हूं, ये उन्होंने, और भूपेंद्र हुड्डा के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था और बरस पड़े थे। अब ये क्या कहना चाहते हैं अमित शाह कि मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई पर नजर रखता हूं? इसका क्या मतलब है सर इस बयान का? ये तो बनिया से पूछना चाहिए कि तुम इसको बनिया मानते हो कि नहीं। ये कौन सा नियम है, कौन सा हमारे ग्रंथों में नियम है कि जब आप पैदा हुए तभी आपका वर्णा बनती है या जाति बनती है। ये तो गुण होते हैं। ब्राह्मण वही होता है जो ज्ञानी, त्यागी या साहसी होता है। ये मैं डॉक्टर अंबेडकर को कहूंगा वो ब्राह्मण थे, बट अटल बिहारी वाजपेयी को मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा। तो इसीलिए पैदा हुए, भाई ये अमित शाह कहते हैं मैं पैदा हुआ जो भी, परंतु वो क्या कर रहे हैं उसके अनुसार उसकी। उनका कहने का मतलब ये था कि मैं एक बनिया हूं और पाई पाई पर नजर रखता हूं, और हरियाणा उनसे। बनिया कौन होता है? वो व्यापार करता है। ये व्यापार कहाँ करता है? मैं वो पूछने चाहता हूँ, कौन सा व्यापार करते हैं? तो व्यापार करते तो मैं बनिया कह सकता हूँ, और वो भी एक सम्मान का एक जगह है। उन्होंने तो कहा है कि मैं बनिया का बेटा हूँ, पाई पाई का हिसाब रखना चाहता हूँ। वो मैं बनिया का बेटा हूँ, परंतु हमारे ग्रंथों के अनुसार ये सही नहीं है।
आप पैदा हुए, आप बनिया नहीं बनते, जो काम करते हैं उस पर बनते हैं। ये जाकर टोकरी लेके बाहर बैठ जाएं होम मिनिस्ट्री के बाहर, तो मैं उसको बनिया कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के आगे अगर अमित शाह टोकरी लेके बैठ जाएंगे तो आप उनको बनिया कहेंगे? हाँ, तो फिर बनिया। तो क्या अमित शाह गलत बोल रहे हैं अगर वो ये कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ? तो माने उसको पढ़ा ही नहीं है, उसको पता नहीं है कि हमारे जो संस्कार हैं वो किस आधार पर है। सिर्फ बनिया कहने से बनिया बन जाएंगे, ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण बन जाएंगे। वो जो एक भगवान कृष्ण ने चैप्टर जो आखिरी चैप्टर है और 3-4 और चैप्टर्स में स्पष्ट कहा है, ये कर्मों से तय होता है। और कहते हैं कि ब्राह्मण ये होता है, क्षत्रिय ये होता है, वैश्य ऐसा होता है, शूद्र ऐसा होता है। उन्होंने साफ कहा है गीता में। अब गीता ही नहीं पढ़ते हो तो मैं क्या करूं? लेकिन अमित शाह का कर्म क्या है? आप उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? अभी मत पूछो, थोड़े दिन के बाद पूछो। क्यों डॉक्टर स्वामी? आप फिर थोड़े दिन बाद आप बोलेंगे कि नहीं मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, जनहित में मैं जारी करूंगा। मैं तो अखबार वालों की कृपा पत्र भी रहता हूँ। मैं आखिर में बहुत लोग हैं हमारे पार्टी में जो मुझे बहुत मानते हैं और वो समझते हैं कि हम दूसरी जगहों में भी कहते हैं देखो स्वामी जैसे भी हैं, तो ऐसे लोगों को मैं निराश नहीं करूंगा। मैं तो उनको कहता हूं कि बीजेपी फिर खड़े होगी। हम तो क्या जनसंघ से काल से इन लोगों के साथ हैं। कहा डॉक्टर स्वामी कि बीजेपी को विनाश के रास्ते पर मोदी, शाह और नड्डा लेकर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में बीजेपी खड़ी कैसे होगी? और मेरा जो आपसे अब सवाल है कि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब मोदी जी के हाथ में कुछ है ही नहीं, सारी जो सत्ता की चाबी है वो अमित शाह के पास आ गई है। क्या ये सही बात है? वो फिर वो जानते नहीं है इन दोनों की रिश्ता मैं जानता हूँ। तो इस समय क्या है, किस हिसाब से चल रही है? वो मोदी है, वो वही है और कोई नहीं है। और कोई मोदी के खिलाफ को भी समझ में आ रही होगी कि 2029 के जब चुनाव होंगे तो मोदी जी तब तो प्रधानमंत्री बनने लायक शायद ना हो। क्यों नहीं, वो तो अभी भी नहीं लायक नहीं थे, नहीं बनना चाहिए था। दो टर्म्स हो गए, तीसरी टर्म तो होता ही नहीं है आरएसएस के गिनती में, तो बन गए। अब कहते हैं कि 75 साल में सबकी छुट्टी जो प्रचारक रहे हैं उन प्रचारकों को जब राजनीति में लाते हैं तो आरएसएस ने रूल बनाया कि जब वो 75 साल के होंगे, जैसे आरएसएस के अंदर भी 75 साल होने के बाद फिर आपको वन में जाना पड़ेगा। तो ये बंधु ये तो मानता नहीं है, ये तो 75 साल पार करने वाला है सितंबर में। ये मेरे ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि मैं उनकी अनुशासन के अंदर नहीं हूं। मैं उनका प्रेमी हूं परंतु अनुशासन में नहीं हूं। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं और अभी खासकर बात क्योंकि उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश पूरा फोकस में है, अभी वहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव एक बार फिर से होने हैं जिसकी तैयारी योगी ने शुरू कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उपचुनाव के बाद जैसा नतीजा आएगा उस हिसाब से योगी को हटाने का या रुकने का आदेश मिलेगा? क्या कहना आपका? योगी बना मुख्यमंत्री जब उनका कोई योगदान नहीं था, वो गोरखपुर में जरूर उनका जमा हुआ था। मैं कई बार उनके लिए प्रचार में भी गया। उनके जो गुरु थे वो मुझे बहुत मानते थे। तो ये बनने के बाद उनकी जो भगवा कपड़ा, ये सारे साधारण व्यवहार, इससे लोग प्रभावित हुए और पुलिस का काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। परंतु जहां तक अर्थ प्रणाली का है उन्होंने सत्यानाश किया है वहां और किसी से पूछा भी नहीं, और उसी में वो गिर रहे हैं। अर्थ प्रणाली में जो नुकसान हुआ है यूपी का, उसमें वो गिर रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर स्वामी, अब अंत में आप क्या कहेंगे? आप जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस समय दोनों सरकार चला रहे हैं, तो अगर आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप किसे चूज करेंगे? नहीं, मैं जहर पीऊं या मैं नदी में डूब जाऊं, कौन सा पसंद है? ऐसा कोई सवाल पूछोगे तो मैं क्या कहूँ? अरे डिफिकल्ट है आपके लिए। अगर मैं आपको कहूं कि आप किसके साइड जाएंगे अगर आपसे पूछा जाए, अमित शाह या नहीं, मेरा राजनीति बहुत साफ है। मैं मंदिरों को मुक्त करने में लगा हूँ। मैं हिंदुत्व का जो पुनरुत्थान करनी है उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैं जो अर्थ प्रणाली में मेरा नाम दुनिया में है, मैं प्राध्यापक रहा हूँ, उसमें जहाँ भी मैं लोगों को सिखा सकता हूँ मैं सिखाता हूँ, तो उससे हम संतुष्ट हैं। हमें देश भर में सब जानते हैं, सब बुलाते हैं, कोई बोलता है कि आप संतुष्ट हैं। आप नहीं, आप संतुष्ट है, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो आपसे संतुष्ट नहीं है। तो क्या करें? उनको कहिए कि मुझे निकाल दें और देखें परिणाम क्या होता है। तो आपको निकालने से डरते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो अक्लमंदी दिखाई है। आखिर मैं भी बीजेपी का आज भी एक आशा के किरण हूँ। लोग समझते हैं कि वे स्वामी है तो बीजेपी ठीक ही है, उनके लिए ठीक है तो हमारे लिए ठीक है, तो बीजेपी के लिए अच्छा होता है। लेकिन सारे जो बीजेपी के एजेंडा नहीं, आपका सारा काम बीजेपी के एजेंडा के अनुसार है, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं करते मोदी और शाह साहब, ऐसा क्यों? मैं क्यों कर रहा हूँ? उनसे पूछिए। मैंने नहीं कहा उनसे कुछ कि मुझे कुछ ये बनाओ वो बनाओ। मुझे पहली दिन जब ये प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चाय पर बुलाया और मुझसे कहा कि मैं आपको बना नहीं सका, क्षमा करिए, इन भाषाओं में। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप नहीं कर सकते तो मैं अपने के लिए कर सकता हूँ। उन्होंने सबको बताया कि अरे स्वामी आकर मुझे मुंह पर कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं अपने लिए कर सकता हूँ। मैं अपने के लिए कर रहा हूँ। मैं इस 10-11 साल जो बीजेपी में हमने काम किया उसमें सब याद रखते हैं। राम मंदिर मैंने बनाया, मोदी कह सकते हैं मैंने बनाया, कुछ नहीं बनाया उन्होंने तो विरोध कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में पिटीशन भी दे दिया कि इसको अभी मत करो। तो मैं जब करके, क्योंकि अशोक सिंघल ने मुझसे कहा तो मैंने कर दिया, कोर्ट में जाकर ये दिला दिया। अनेक जगह में ऐसा हुआ, तमिलनाडु में कितने मंदिरों को मैंने छुड़वाया। जाकर बात करिए, लोग कहेंगे यही एक आदमी है जो डीएमके के सामने खड़ा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी संस्कृति में ये है कि राजा सब कुछ नहीं है। जो ब्राह्मण है वो राजा को ठीक कर सकता है, और ब्राह्मण को ज्यादा मानते थे। मैं ब्राह्मण ये नहीं किस घर में पैदा हुए उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण एक गुण है, ज्ञानी त्यागी साहसी, 3 बातें हैं तुम्हारे में, तुम ब्राह्मण हो। तुम क्षत्रिय घर में पैदा हुए, शेड्यूल कास्ट के घर में पैदा हुए, किसी भी, मैं तो अंबेडकर को कहता हूँ वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ज्ञानी त्यागी साहसी है। अब अंत में क्या कहेंगे सर मोदी जी को, जिस तरीके से समय आपने खुद कहा कि पार्टी विनाश के रास्ते पर है इस समय, मोदी और शाह और नड्डा साहब को आप क्या सीख देंगे? नहीं, उनको कुछ नहीं है, परिस्थिति ऐसे होंगे जिससे पुनरुत्थान होगी बीजेपी की, और मोदी को तो जाना पड़ेगा, ये मैं आज कह सकता हूँ। और अमित शाह को तो मोदी जाएगा तो वो ही जाना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अमित शाह को भी सूझबूझ है। उनका बेटा क्रिकेट में है, तो मैं उसको निकालने में लगा हुआ था और बहुत आगे बढ़ गया था। तब अमित शाह ने जाकर मेरे मित्रों से बात की कि स्वामी को समझाओ, मैं तो नहीं समझा सकता, वो आप समझाओ। आप क्यों अमित शाह के बेटे को निकलवाने पे लगे हुए थे, क्यों? क्योंकि हम कह रहे थे कि किसी को 2 टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नियम बनी थी 2017 में, और उस नियम को बदलने के लिए वो कोर्ट में जाने चाहते थे। कोर्ट में जजेस ने कह दिया कि स्वामी आएगा तो हम नहीं कुछ छेड़ने के मूड में होंगे। तो मुझे समझाने के लिए उन्होंने मेरे दोस्तों को ढूंढ करके, वो दोस्तों ने आकर मुझसे कहा
और मैंने किया नहीं, परंतु परिस्थिति ऐसे हो गई कि ऐसे घटनाएं हो गई जिससे कोर्ट ने फिर उनको आगे के तीसरी टर्म भी होने के लिए अनुमति दे दी। तो यानी कि कुल मिलाकर जो बात आपने आज कही कि आपके पास अमित शाह के खिलाफ भी दस्तावेज हैं, आपने अमित शाह के बेटे के खिलाफ भी एक तरीके से दस्तावेज बुरी शब्द है, मेरे पास जानकारी है, ये आपके पास भी हो सकती है, परंतु आप लोग सब डरते हैं। ये जो अहम जानकारी मुझे मिली वो तो एक पत्रकार ने दिया। मैंने कहा तुम क्यों नहीं बाहर करते हो? तो मैं डरता हूँ, मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं तो आप वो जानकारी हम लोगों को दे दीजिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, तुम नहीं कर सकते इसकी परिणाम। सर आप मेरे कॉम्पिटेंस पे डाउट करते हैं आप? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, इस हर चीज के लिए एक वक्त होता है, उस वक्त के इंतजार में कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि उस पत्रकार ने जब आपसे मांगा तो आपने कहा कि नहीं भाई तुम लोग डरते हो, तो मैंने कहा आप मुझे दे दीजिए। डॉक्टर स्वामी से मैं जानता हूँ तुम डरोगे नहीं और ले लोगे। तो हम ले लेंगे और हम दिखाएंगे भी, हम ले लेंगे और दिखाएंगे भी। अभी तो उसके लिए समय नहीं आया। यानी कि आप मुझे सही समय पे देंगे दस्तावेज? आप जरूर, मैं खुद ऐलान कर दूंगा और आपको भी दे दूंगा एक कॉपी। ओके, सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर कॉल डॉक्टर स्वामी कि आप मुझे वो दस्तावेज कब देंगे। इसी को कहकर मैं इस प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर स्वामी, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।